जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई इच्छा, बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम किया। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा। होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा। होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा। होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी सबकी है ये आवाज। होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके बीच में 2-3 खुशखबरी लेके आया हूं। तो सबसे पहली खुशखबरी है कि हमारे मेंटोर डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक कोर्स लाइव लॉन्च होने वाला है। नाइट में ये कोर्स रहेगा। जिन हमारे डॉक्टरों को बहुत ज्यादा इंतजार था डॉक्टर मनीष पाटीदार जी के कोर्स का, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो जो भी साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जून 2025 में लाइव होगा कोर्स। कोर्स ज्वाइन करने के लिए या कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर वीडियो में दिया गया है, उस नंबर को मिला के आप मुझे 3 बजे से 5 बजे तक। देखिए साथियों, मेरी भी मजबूरी है, मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है, अपने निजी काम भी है। तो आप मुझे केवल 3 बजे से 5 बजे तक कॉल करें। अगर किसी कारणवश मैं आपके कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा फ्री होने के बाद। मेरी आपसे विनती है कि कॉल करें 3 से 5 के बीच में। अगर मैं कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा हूं किसी कारणवश, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा फ्री होके। बार बार आप कॉल करके परेशान ना खुद हो ना मुझे कर। दूसरी खुशखबरी ये है साथियों कि हमने जो डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक लिखी थी, उसकी अपार सफलता के बाद बहुत डॉक्टरों ने उसे खरीदा और इतना डॉक्टरों ने हमें मोटिवेट किया है उस बुक के लिए। इतनी सक्सेसफुल बुक हुई है वो, बहुत ज्यादा। उसकी अपार सफलता के बाद हमने डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की, मैंने और मेरी साथी डॉक्टर दीप्ति शर्मा ने डॉक्टर मनीष पाटीदार जी के सेकंड सेम की बुक को लिखा, जिसमें हमने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ कैसे लिंक करती है, इस सब्जेक्ट के साथ हमने अपने 10 से 12 सीनियर डॉक्टर्स के रोगियों के फीडबैक, 15-15, 20-20 रोगियों के फीडबैक, रोगियों की क्या कंडीशन थी, क्या उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया, वो पूरी जानकारी, वो अप्रूवल प्रोटोकॉल्स है, कुछ भी उसमें हिडन नहीं रखा गया, वो हमने उस बुक के अंदर शामिल किए हैं। तो जो साथी बुक खरीदना चाहते हैं वो मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वही 3 बजे से 5 बजे तक। साथियों, बुक, क्योंकि हम लोग बुक की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे, और उसी वजह से बुक थोड़ी कॉस्टली है। तो कृपया
केवल इसलिए फोन ना करें कि वो बुक कितने की है, क्या कंटेंट है उसके अंदर, क्योंकि बुक आते ही और वो तुरंत से तुरंत सेल आउट हो जाती है। हमारे पास एक बुक भी आपके पास आपको दिखाने के लिए हमारे पास है नहीं, इतना शॉर्टेज में बुक चल रही है। फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट सेमिस्टर की बुक है उसके अंदर टोटल मेडिसिन प्लांट जो है 114, उसकी कंप्लीट डिटेल दी गई है। कंपाउंड मेडिसिन और मेन मेडिसिन की कंप्लीट डिटेल दी गई है, लगभग 1200 के करीब उसमें प्रोटोकॉल है। उसके बाद उसमें 45 जो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पॉइंट है उनकी पिक्चर वाइज एक एक की जानकारी डिटेल में दी गई है। बुक 450 पेज A4 के 450 पेज हैं बुक के अंदर, और लगभग 1 किलो 350 ग्राम बुक का वेट है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं इसी हिसाब से, A4 का पेपर लगा हुआ है और 450 पेज है, तो कितना हमने उसके अंदर, और वो बेसिक है केवल। तो उस बुक की कीमत है 2250, 2250 रुपए। जो साथी खरीदना चाहे वो संपर्क कर सकता है। इसी तरीके से हमारी जो सेकंड सेम की बुक है वो 350 पेज की बुक है। उसके अंदर भी हमने, जैसे मैंने बताया कि फिजियोलॉजी एनाटोमी के साथ साथ अपने सीनियर डॉक्टरों के रोगियों के फीडबैक लिए हैं, उनके अनुभव के अनुसार। उस बुक की कीमत है 1599 रुपए विद पोस्टल चार्ज। तो वो भी अगर आपको परचेज करनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक नई खुशखबरी ये है साथियों आपके लिए, कि हमारे ये जो चैनल है इस पे हमने मेंबरशिप चालू की है। जो हमारे चैनल की मेंबरशिप लेंगे उन लोगों के लिए हम विशेष तौर पे वीडियो बनाएंगे कि वो ऑइंटमेंट कैसे बनाएं, कौन कौन सी मेडिसिन उसमें यूज करें, क्या क्या मटेरियल यूज करें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हम क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, उन सब की वीडियो विद प्रोटोकॉल। वो केवल जो मेंबरशिप लेंगे उन्हीं मेंबरों के लिए वो वीडियो उपलब्ध रहेंगी हमारे चैनल पे। और डिजीज का प्रोटोकॉल से, किसी भी डिजीज का अपने किसी भी सीनियर डॉक्टर का हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके अनुभव पूछेंगे और वो क्या मेडिसिन यूज करते हैं, प्रोटोकॉल और रेशियो सहित वो सब उन वीडियो के अंदर होगा। उसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो जो वो वीडियो केवल उन साथियों तक पहुंचेगी जो मेंबरशिप ले लेंगे। तो जो चाहे, कंपलसरी नहीं है, जो चाहे वो ले सकता है, जिसे लगता है कि हाँ मुझे नई नई चीजें सीखनी चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो वो हमारी मेंबरशिप ले सकता है। उसमें अलग अलग डॉक्टरों के वीडियो आपको मिलेंगे, जो जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो उसी फील्ड की वीडियो उसमें मिलेगी। तो साथी शुरू करते हैं आज एक बार फिर डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी से भरी हुई एक नई वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं वीडियो को। मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। आप मुझे कॉल कीजिएगा, आपसे बात करना है मुझे, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, या मैं करूंगा शाम को आपको, ठीक है। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर बलदेव सर बहुत एजेड पर्सनालिटी है, पंजाब से हैं, मेरे यहाँ 2 बार आ चुके हैं और बहुत सिंसियर हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोमैपैथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग हर उस सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ सके बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। मैं जो बताता हूं कि इलेक्ट्रो में मैंने जितनी भी इलेक्ट्रोमैपैथ बुक्स पढ़ी है, इवन ग्लीडन सर की बुक पढ़ी है, एनएल सिन्हा जी की बुक पढ़ी है, मेरे पास मैक्सिमम, आप कहेंगे तो मैं फोटोग्राफ्स डालूंगा आपको, इलेक्ट्रोमैपैथ की कुछ एक ही बुक्स होगी जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कहाँ से मंगाना है वो नहीं मुझे मिलता, वो अवेलेबल नहीं है। अन्यथा मेरे पास बहुत पुराने राइटर, नेशनल फार्मेसी ऑफ आजमगढ़, वहां की उनकी बुक सबसे बेस्ट थी, वो बुक्स भी मेरे पास है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रोमैपैथ की कोई भी न्यू बुक निकलती है मैं उसको प्रमोट करता हूँ, मैं लेकर आता हूँ उसको, उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि इन्होंने क्या बताया और सारी बुक्स का सार आप लोगों को दे देता हूँ। बस दिक्कत यह है, मैं आपको बहुत सारी चीजें देना चाहता हूँ, ठीक है। नमस्कार शुभम सर, मैं बहुत सारी चीज देना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बहुत सारी बुक खरीदिए। आप जो मुझे, अगर मेरी फीस आप देखेंगे दोस्तों, नमस्ते सर, हम लोग जो फीस तय करते हैं 600 रुपए महीने के आसपास पड़ती है, आप टेली कर लीजिएगा। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें 1.5 घंटे में जो नॉलेज, 1.25 घंटे का जो नॉलेज होता है वो 6 पेज से 7 पेज पर डे, यानी हम 20 से 25 डेज के कॉलेज स्कूल, मतलब डेली हम लोग जो क्लास लगाते हैं उसमें इतना दे जाते हैं कि आपके रजिस्टर पर, हमारी मैम है डॉक्टर मलिका मचानी मैम, उन्होंने, जी गुड आफ्टरनून अनिल सर, उन्होंने मैक्सिमम मेरी एक पूरी क्लास खत्म होते होते
400 पेज का एक रजिस्टर, मैक्सिमम 39 रजिस्टर कंप्लीट किए हैं, 4 क्लास, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई बुक की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, इलेक्ट्रोमोपैथिक बेसिक नॉलेज विद इलेक्ट्रोमोपैथ रेमेडीज सब उनके हाथ में। अब केवल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस भी ऐसी दोस्तों कि 50 से 100 पेशेंट पर डे वहां पर उनका सिलेक्शन होता है, 50 to 100, ठीक है। याद रखिए पर डे का लेवल वहां पर सब चीज निकल के आती। तो वहां पर मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मेटी जी की रेमेडीज को सक्सेसफुली यूज करने के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज क्यों होना जरूरी है। सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप अलग तरीके से पढ़ाते हो, आप होम्योपैथ हो। मैं होम्योपैथ नहीं हूं दोस्तों, मेरे यहाँ क्या कभी भी देख सकते हो आप, है ना। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ हूं, ठीक है। और एनाटॉमिस्ट के द्वारा जब ह्यूमन बॉडी का स्टडी करने का इंपॉर्टेंस देखा जाएगा, तो जब आपको जिस पार्ट का एनाटॉमी क्या है, वो पार्ट कैसे काम कर रहा है फिजियोलॉजिकल लेवल पर। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके ऊपर आप खड़े हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, है ना। ये एनाटॉमिकल है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, आपका जो भी ऑर्गन, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो एनाटॉमिकली आपको कहां पर किस पार्ट को अरेंज किया गया, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, फिजियोलॉजिकल, ये भी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें एनाटॉमिकल ऑर्गन को किस प्रकार से फिजियोलॉजिकल फंक्शन किया जाता है बॉडी के अंतर्गत, उस फिजियोलॉजी का इस एनाटॉमी से क्या लिंक होता है। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है इलेक्ट्रोमोपैथ में। अगर आप उस एनाटॉमिकल, यानी ऑर्गन कहां पर, हार्ट है तो भाई हार्ट की जगह पे ही होगा, किडनी तो किडनी की जगह पे ही होगा, है ना। ब्रेन तो ब्रेन की जगह पे ही होगा, नोज तो नोज की जगह पे ही होगा। आप क्या नोज से आंख का काम ले सकते हो, या आंख से नोज का काम ले सकते हो? क्या आप उंगली से पैर की उंगली का काम ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना। आप हाथ से क्या पांव का काम ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना। इसलिए याद रखना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल दो अलग अलग है, लेकिन दोनों साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको और मुझे समझने के लिए। अगर हमने ये दो साइंस की स्टडी कर ली तो पैथोलॉजी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी, ठीक है। पैथोलॉजी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों, जब इलेक्ट्रोमोपैथ को समझना होता है तो एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है। यदि आपने एनाटॉमी समझ ली, फिजियोलॉजी समझ ली, तो पैथोलॉजी ऑटोमेटिक आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप यहां समझ गए कि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी एनाटॉमी ऐसी है, फलानी जगह इतनी इतनी जगह पाया जाता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे ये काम कर रहा है ना। तो काम के अकॉर्डिंग, भाई किडनी फेलियर हुआ तो आप कैसे बोल दोगे, जॉन्डिस हुआ तो कैसे बोलोगे, यार लीवर का फंक्शन गड़बड़ हो गया। फंक्शन गड़बड़ हुआ या नहीं, है ना। फंक्शन गड़बड़ हुआ या नहीं, आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गड़बड़ हुआ। लेकिन स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ या नहीं, किडनी खराब हो गई यार, खराब हो गई मतलब स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। ये सारी चीज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के अंतर्गत निकल कर आती है। लेकिन हम अगर किसी भी फिजियोलॉजिकल लेवल पर काम करना है तो याद रखना, एनाटॉमिस्ट सबसे बेस्ट तरीका डेवलप करता है जो आपको 8 सिस्टम, आपकी बॉडी में 8 सिस्टम का निर्माण करता है, 8 सिस्टम। बस अब आज से ध्येय बना लीजिए कि मुझे 8 सिस्टम की स्टडी करना है, और ये 8 सिस्टम को अगर मैं समझ गया तो शायद मैं इलेक्ट्रोमोपैथ बहुत ही सक्सेसफुली रूप में करता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ओसीएस सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम, आप ओसीएस सिस्टम मतलब स्केलेटल यानी कि बोन से रिलेटेड, ठीक है। एलिमेंट्री सिस्टम यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड। तीसरा मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम मतलब क्या, ओसी सिस्टम को बाउंड करके आपकी पूरी बॉडी को मूवमेंट कराने का काम कौन करता है, मस्कुलर सिस्टम करता है, ठीक है। आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। एब्जॉर्बेंट सिस्टम, एब्जॉर्बेंट सिस्टम, ठीक है, याद रखना एब्जॉर्बेंट सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका एक्सक्रेटरी यानी बाहर निकालना, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, आज प्रोटोकॉल की भरमार देने वाला हूं आपको। इन सिस्टम के लेवल पर डायरेक्टली मेडिसिन बताने वाला हूं कि ये डायरेक्टली मेडिसिन काम करती है और कैसे करती है, ये प्रूवन करूंगा आपको जब मेरे लेक्चर सब शुरू होंगे, मेन लेक्चर जब शुरू होंगे तब पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। याद रखिएगा, ये 8 सिस्टम होते हैं। एनाटॉमिस्ट ये कहता है कि इन 8 सिस्टम पर अगर फिजियोलॉजी को फिट कर दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन बॉडी को फंक्शनल एज यूजुअल स्ट्रक्चरल बैलेंस किया जा सकता है। और यही कारण है कि आज हम मॉडर्न साइंस को भी चैलेंज की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। हमारे ग्रुप के काफी सीनियर लोग आज खुल के सामने आ रहे हैं, सिखा रहे हैं। अभी देखो देसाई साहब, डॉक्टर देसाई सर बहुत अच्छी तरीके से सिखाने लगे, ठीक है। रिजल्ट विथ प्रूफ विथ प्रोटोकॉल देने लगे, ठीक है। ये चीज
आगे न पीछे हमारे जैसे कई इलेक्ट्रोमोपैथिक, मैं भी अभी भी सीख रहा हूं, है ना, हमारे जैसे कई छोटे छोटे जो फिजिशियंस हैं, इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर्स हैं, वहां पर बहुत तेजी से इस पूरे प्रोटोकॉल को सीखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों, और रिजल्ट भी लेते आ रहे हैं। अगर हमने 1-2% काम कर दिया ना तो ये की मान्यता हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यदि आप फर्स्ट सिस्टम को देखते हो तो आपको सभी लेवल पर देखना है। बोन्स को देखिए आप, ओसीएस सिस्टम किससे लिंक करता है? बोन से लिंक करता है ना। आप जो बोन्स के देखोगे तो भाई बॉडी में कितनी बोन होती है ना, कितनी बोन होती है, कौन कौन सी बोन में ब्लड बनता है, कौन कौन सी बोन में ब्लड नहीं बनता, है ना। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस बोन्स भी अलग अलग होती है ना, वो समझना है। वो इंडोक्राइनोलॉजी का सब्जेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल वंजानी सर, बहुत सही बताया आपने। 206 बोन होती है, ये हम लोग जो सिस्टम वाइज पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें हमें समझना कि बोन क्या करती है। बोन हमें एक ढांचा प्रदान करती है, एक शरीर प्रदान करती है, और उस शरीर को मूवमेंट का बोन क्या अकेले मूवमेंट कर सकती है? नहीं ना। बोन को जोड़ने के लिए क्या होगा? मस्कुलर सिस्टम, है ना। बॉडी में मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स पाए जाते हैं। जानते हो आप इस पे कौन सी मेडिसिन काम करती है ना। आज मैं आपको सब बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर ओसियस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंटली समझ में आएगा। इंडोक्राइनोलॉजी जो हमारा पार्ट 4 का सब्जेक्ट है, कि बोन का निर्माण कैसे होता है, और बोन के निर्माण में कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं, बोन के निर्माण में किडनी का क्या रोल है, बोन के निर्माण में हमारे इंटेस्टाइन का क्या रोल है, बोन के निर्माण में हमारी बहुत सारी थीसिस चली आ रही है। अगर दस्त बंद होता है तो S10C4W देते हैं, तो क्यों देते हो? C4 का क्या रोल है ना। याद रखना दोस्तों, हमारी किडनी में विटामिन डी बनता है, 125 डाइहाइड्रोक्लोरिक कैल्सिफेरॉल बनता है, जो एक्टिव कैल्सिट्रियोल होता है। ये स्पेशल वर्क करता है, वहां पर विटामिन डी का प्रोडक्शन। विटामिन डी बनेगा तभी आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा अर्थात मिनरलाइजेशन का एब्जॉर्प्शन होगा, तुरंत दस्त बंद हो जाएगा। इसलिए S10C4W को D6 में दिया जाता है कि जो वहां से मिनरल्स जा रहे हैं बाहर, उसको रोको। आपने मिनरल्स को रोक दिया, आप देखो दस्त बंद हो जाता है। यानी आपने फिजियोलॉजिकल वर्क कर दिया, C4 का फिजियोलॉजिकल उपयोग कर दिया। S10C4W इसीलिए D6 में आप देखो कितनी जल्दी बंद हो जाता है। लेकिन कहीं किसी C4 में ये नहीं लिखा है कि C4 मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के लेवल पर काम कर रहा है ना। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रैक्टिकल अप्रोच से ही हमारे भाइयों ने हमें बताया। याद रखना, जब यहां पर ओसिस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम को जोड़ दिया जाता है, आप देखो पूरी बॉडी का मूवमेंट। मैं हाथ हिला रहा हूं, हिला हिला के आपको पढ़ा रहा हूं, मुंह को हिला हिला के आपको बता रहा हूं। ये क्या है? ये कौन सपोर्ट कर रहा है? हमारा मस्कुलर सिस्टम कर रहा है। लेकिन अकेला नहीं कर रहा, अकेला नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है। ब्रेन को उतनी एनर्जी जा रही है, ब्रेन उस एनर्जी का मैंने जितना पढ़ा हुआ है उसको यूटिलाइज कर रहा है। मुझे क्या बोलना है ये निर्धारित कर रहा है कि आपको यही बोलना है, वो चीज मैं बोल रहा हूं। तो ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है, उसमें ओसिस और मस्कुलर सिस्टम आपके मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। एलिमेंट्री ट्रैक किस पे काम करेगा? ऑफ कोर्स आपको पता है, एलिमेंट्री ट्रैक टोटली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के प्रोसेस पे काम करेगा, जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस के रूप में दो प्रोसेस करती है। एक, जो न्यूट्रिशन आया उस न्यूट्रिशन को वहां पर प्रोवाइड करना, बर्न करना, मेटाबॉलिक वेस्ट और एनर्जी का लेवल न्यूट्रिशन बनाना, एनर्जी को वहां पर बॉडी में प्रत्येक ऑर्गन्स के लेवल पर उपयोग कराकर ग्रोथ कराना, और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालना। ये सारी प्रक्रिया को निर्धारित कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल स्पेशली यहां पर, अब अगर मैं हमेशा कहता हूं लिंक देखो, आप देखो लिंक यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम को देखो। अगर आपका एलिमेंट्री कैनाल वहां पर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन बना रहा है, तो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही तो बॉडी में पहुंचाएगा। प्रत्येक सेल को कौन पहुंचाएगा, है ना। पूरे ब्लड सर्कुलेशन हर कोने कोने में नहीं होता है ना। ब्लड सर्कुलेशन मेजर और माइनर कैपिलरीज होती है, जो ऑर्गन के ऊपर ऊपर पार्ट में वहां पर उसको सप्लाई करती है। अंदरूनी पार्ट में लिम्फेटिक सिस्टम, एब्जॉर्प्टेंस सिस्टम जो होता है वो वहां पर काम करता है, ठीक है। आप इंटेस्टाइन में देखो, माइक्रोविलाइज एब्जॉर्ब कर रही है। यानी ये पूरी प्रोसेसेस आपकी बॉडी में फिक्स्ड है, और उन्हीं फिक्स्ड प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग आपकी पूरी बॉडी यहां पर वर्क करती है दोस्तों। इसीलिए आपको बेसिकली इन पूरे सिस्टम को जानना जरूरी है। अगर हम यहां पर आगे चलें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप एलिमेंट्री सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो तीनों इंटरलिंक होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क करता है। मैं एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि लिंक कैसे बनाते हो। मुझे एक शब्द में बता दो, अगर आपको बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कराना है, क्या करोगे आप? कौन से सिस्टम के लेवल पर जाके काम करोगे? जब आपको पता ही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि आपकी सेल के लेवल पर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करती है, और उसमें कौन कौन सी मेडिसिन डायरेक्टली काम करती है जो एनर्जी को प्रोड्यूस कराती है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन कौन कराता है। अगर ये समझ जाओगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको पीछे कर दे, ठीक है। याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन महत्व होता है। आप जिंदा है, इसके क्या सबूत है? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, है ना। इसके परिणाम स्वरूप मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के परिणाम स्वरूप आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी के परिणाम स्वरूप ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट धड़क रहा है ना। उसके परिणाम स्वरूप आप देखो किडनी फिल्टर कर रही है ना। तो मतलब आपके जितने भी मेजर ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड है, और इंटरकनेक्शन ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और मल्टीपल ऑर्गन को जो डिसऑर्डर डेवलप होता है इसीलिए डेवलप होता है। इसीलिए जो मेन ऑर्गन आपको नजर आ रहा है कि ये मेन ऑर्गन इन्वॉल्व है, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, ये अफेक्टेड हो रहा है, तो आप केवल उसको वहां पर पर्टिकुलर टच कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। आप देखिएगा मल्टीपल डिसऑर्डर जैसे गया है ना, वैसे ही रिवर्स भी हो जाएगा।
यानी मेन ऑर्गन कौन सा है और जो अभी अफेक्टेड है, जो ऑर्गन मेन है उसको आपको देखना है कि पॉजिटिव देना नेगेटिव देना, लेकिन जो अभी के सिम्टम जो वर्स आ रहे हैं उसको तुरंत एक्यूट रेमेडी देकर तुरंत सबसाइड कीजिए। वो जैसे सबसाइड होगा रिवर्स गेयर शुरू हो जाएगा और आपका पेशेंट रिकरेंट हो जाएगा। कैसे होगा सब बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितनी भी बॉडी में आपने कुछ खाया पिया तो उसको बाहर ही निकालना है ना। आप स्वेटिंग देख लो, इवोपरेशन में आप देखो, आप सांस को निकाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो, है ना। आपकी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस डाइजेशन में हो रही है उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप बाहर निकाल रहे हो, है ना। और वहां पर उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो उसकी एवज में यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए आप ऑक्सीजन ले रहे हो। ब्लड से जुड़कर वो लंग्स में जा रहा है, ब्लड से जुड़कर ही वो पूरी बॉडी में जा रहा, पूरी बॉडी में वर्क होकर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर भी बाहर जा रहा। ये सारी प्रोसेसेस आपको साइमल्टेनियसली देखने को मिलती है, ठीक है। और लास्ट होता है नर्वस सिस्टम। अब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो आपके नर्वस कंट्रोल में नहीं है ना। ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट आपकी पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है दोस्तों, है ना। बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, उन मैकेनिज्म में अपर एंड डिफरेंट चैनल का मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पेन गैट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके हर प्रकार के पेन को आप केवल टच करके ब्लॉक कर देते हो, वो सिम्टम को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। आप उस डिसीज को क्योर नहीं कर रहे हो, आप केवल सिम्टम को ब्लॉक कर रहे हो। आपने टच करा दिया तो आपने सिम्टम को ब्लॉक करा दिया, जो ब्रेन से जो पेन का सर्कुलेशन हो रहा है उसको ब्लॉक करा दिया, आप वहीं पर उसको ब्रेन कर दिया। ये चीजें आपको वहां पर देखने को मिलता है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसीलिए जब आप डिटेल स्टडी करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक एक चीज को समझने की जरूरत है। तो ये सिस्टम्स है और सिस्टम के लेवल पर मैं कुछ शॉर्ट में आपको मेडिकेशन बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूं, इस सिस्टम का लॉजिक यहां पर किस रूप में फिट बैठता है। अब अगर सबसे पहले जैसे मैंने बोन का ओसिस सिस्टम की बात की थी, इलेक्ट्रोमेपैथ में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जो ओसिस सिस्टम पे वर्क करती है, ठीक है। आप सिंपल से बता दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। C3, C4, C5, A2, L1, ठीक है। ये ऑर्गन के बिहाफ पर काम कर रही है, लेकिन अगर इसमें नर्वस सिस्टम की दो मेडिसिन जोड़ दिया जाए तो ये ऑलमोस्ट बोन की प्रत्येक गतिविधि को निर्धारित कर सकती है, ठीक है। ये डायरेक्टली केवल और केवल बोन्स की मेडिसिन, ओसिस सिस्टम की मेडिसिन। इसलिए मैं मैटी जी को हेड्सअप करता हूं कि उनकी सोच कितनी वृहद थी, कितनी बड़ी थी, कि जब उन्होंने यहां पर मेडिसिन निकाला तो बोन्स इज ए स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसीलिए स्ट्रक्चर के लेवल पर उन्होंने मेडिसिन को यहां पर निर्मित किया। और जब स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो देखो यहां पर स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की कोई भी मेडिसिन ऐड नहीं किया मैंने, याद रखना, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की कोई भी मेडिसिन ऐड नहीं किया हमने, है ना। अगर हमने ऐड नहीं किया तो आप देखो सारी चीज निकल कर आ रही है, ठीक है। अब अगर हमने ये मेडिसिन सिलेक्ट किया है तो हमारा तरीका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारा सबका तरीका बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। हम अपने तरीके से काम करते हैं, ये मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए, आपको बोन्स के लेवल पर, सिलेक्टेड रेमेडी के लेवल पर आपको ये देना है। आप देखिए कितनी ब्रिलियंटली आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएंगे जो ओसिस सिस्टम से जुड़ी हुई थी, बोन से रिलेटेड। कैसे? अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंसी बोलते हो, भाई साहब इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, आप क्या करोगे, इनमें से कौन मेडिसिन सिलेक्ट करोगे? C4 और A3, ठीक है, C4 और A3। अब यहां पर C4 है लेकिन डेफिशिएंसी हो रही है, तो डेफिशिएंसी कहां पर होती है? आपको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। अब जिन लोगों को फिजियोलॉजी पता है वो बोल देंगे कि साहब यहां तो ये बोन से रिलेटेड है, लेकिन C4 यहां पर बोन में मिनरल, C4 में कैल्शियम नहीं आता। मैं अभी बता दूं आपको, C4 में कैल्शियम नहीं आता, ठीक है। क्या A3 में आता है, यानी ब्लड में आता है? ऑफ कोर्स ब्लड में कैल्शियम लेवल पाया जाता है और ब्लड कैल्शियम लेवल होता है 8 to 11 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन, ठीक है, 8 to 11 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन। क्यों भाई? इंडोक्राइनोलॉजी में बताऊंगा कैसे आपकी बोन की रोज रिमोल्डिंग होती रहती है, अर्थात आपकी बोन में से कैल्शियम और फॉस्फेट की जो पेरियोस्टियम की जो कोटिंग होती है, लगातार उसमें से कैल्शियम और फॉस्फेट निकलता रहता है, ठीक है। फॉस्फेट यूरिन से बाहर होता है, कैल्शियम आपके पर्टिकुलरली वहां पर आपके ब्लड में मिलकर डेली, भाई जरूरी नहीं है कि आप कैल्शियम खा रहे हो, याद रखना, जरूरी नहीं है कि आप कैल्शियम खा रहे हो। अगर आपको कैल्शियम की कमी हुई तो आपकी बोन सॉफ्ट हो जाएगी, और यही कारण है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया मेल में बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो यहां पर यदि आपने कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना तो ये ब्लड से एब्जॉर्ब होगा, आपके डाइजेशन से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही बोन में जाएगा, है ना। तो ब्लड के माध्यम से ही आएगा, ब्लड के माध्यम से ही जाएगा। इसलिए यदि C4 A3 का आपने कॉम्बिनेशन देखा तो ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी का बहुत बड़ा चमत्कार देखा कि C4 A3 को ऐड कर दिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी की पूर्ति आपने प्रोवाइड करा दी, ठीक है। आप करके देख लीजिए, जो ऑस्टियोमेलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस का केस होता है, कोई दूसरी रेमेडी नहीं देना, आप C4 A3 को दे देना, D4 या D5, है ना। ये साइकोलॉजिकल लेवल पर तय किया गया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बिहाफ पर तय किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग हट जाते हैं, हम बोन टॉनिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बोन टॉनिक की बात करना है, अभी मैंने उदाहरण सहित बताया कि आपके बोन में से कैल्शियम फॉस्फेट निकल रहा है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट आपके ब्लड में आ रहा है, आपने C4 A3 ऐड कर दिया।
आपने देखा ब्लड में से आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद कैल्शियम आया, कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया आपके इंटेस्टाइन से, ठीक है, C4A3 का यहां तक काम हो गया। अब उस कैल्शियम को वापस बोन में लेकर जाना है। मिडिलमैन कौन, बताइए फटाफट, मिडिलमैन कौन, L1, ठीक है, ये मिडिलमैन है L1। लाना ले जाना बगैर L1 यानी लिम्फ के नहीं होगा, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ने यहां साइमल्टेनियस वर्क किया। C4A3 L1 को ऐड किया आपने, आप देखो बॉन्ड टॉनिक के रूप में काम करेगा। ये सबसे बेस्ट बॉन्ड टॉनिक बन गया दोस्तों। आप हर प्रकार के बोन के लेवल को, हर प्रकार के हेयर के लेवल को, हर प्रकार के नेल के लेवल को इसको देख सकते हो आपको, लेकिन समझना पड़ेगा ये फिजियोलॉजी क्या बोल रही है, एनाटॉमी क्या बोल रही है, इसकी पैथोलॉजी क्या बोल रही है, तीनों का ट्रायंगल समझना पड़ेगा। इसलिए फिजियोलॉजी एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे नए चिकित्सक हैं, केवल आप किसी भी डॉक्टर से सीखिए, किसी भी डॉक्टर किसी भी कंपनी के मेडिसिन यूज के अंतर नहीं पड़ता। कोई, मैं किसी का प्रोमोटर नहीं हूं, कोई किसी कंपनी को मैं प्रमोट नहीं करता, मैं केवल इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर को बताता हूं कि भाई अपने लेवल पर सीखिए, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। आप C4A3 L1 आप कोई सी भी कंपनी के मेडिसिन यूज कीजिए, अगर वो ऑथेंटिक है रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे दोस्तों। किसी का जल्दी मिल रहा, किसी का कम मिल रहा, वो इस बात पर डिपेंड करता है आपको उसने कौन सी पोटेंसी दी है ना, याद रखना दोस्तों। इसीलिए बोन टॉनिक के लिए C4A3 L1 बेस्ट है, आप प्रूव करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब मान लो लिगामेंट टेंडन की बात आ गई है ना, लिगामेंट और टेंडन की बात आ गई, यहां पर कौन सी मेडिसिन, ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब भी लिगामेंट और टेंडन की मेडिसिन की बात आएगी आपको हमेशा इसको ऐड करना है, ठीक है, हमेशा ऐड करना है। C3L1F1W जितनी भी लिगामेंट्स होते हैं, जितने भी टेंडन्स होते हैं, है ना, आपका जो स्काल्प होता है, ये पूरा एरिया C3L1F1W के लेवल पर आता है ना, टेंडन्स के लेवल पर आता है। आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, सुपरफिशियल लेयर आप बोन पे काम करोगे तो C5 का रोल है, डीप में मेडुलरी कैविटी पे काम करोगे कैल्शियम के लेवल पर तो C4 का रोल है। मसल्स लिगामेंट जो बोन को कवर करके रखता है, बोन को कनेक्ट करता है, वहां पर जो जुड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब कोई भी चीज, ये है आपका मसल्स, ये आपका लिगामेंट और ये यहां पर आपका टेंडन होता है इस प्रकार से, जो इनको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स ये करते क्या है, बोन को मसल से पकड़ के रखते हैं, आपके मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपके स्ट्रक्चरल जितना भी बिहेवियर होता है बोन का, उसकी हर एक्टिविटी के लेवल पर आपको ये निर्धारित करते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए बोन पर आप जब C4A3 L1 बात कर रहे हो तो यहां पर इस लिगामेंट और इस टेंडन के लेवल पर बात करोगे तो टेंडन लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, लिगामेंट छोटे छोटे होते हैं, टेंडन लंबे लंबे होता है क्योंकि इसका वर्क ज्यादा होता है। और इसीलिए जब किसी को टेंडन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, C3 का बहुत बड़ा रोल है, L1 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मसल्स और नर्व का जो कोऑर्डिनेशन होगा उसमें F1W बहुत ईमानदारी से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए C3L1F1W ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है जो यहां पर बेसिक साइंस के रूप में यूज किया जाता है कि ये लिगामेंट टेंडन के लेवल पर C3L1F1W के लेवल पर टॉप क्लास रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में दिखाता है दोस्तों, टॉप क्लास रिजल्ट आपको दिखाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा, केवल एक शार्ट में छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे देने जाऊंगा तभी मैं पूरी डिसीज, अर्थराइटिस, गाउट, डिस्क प्रॉब्लम, है ना, आपको मैं बता रहा हूं इन दोनों प्रोटोकॉल से मैंने डिस्क को ठीक कर दिया, ठीक है। इन दोनों प्रोटोकॉल को मिलाकर मैंने डिस्क के लेवल को ठीक कर दिया। ऐसे गरीब लोग जो मेरे यहाँ सेमिनार में, कैंप में आते हैं, उन लोगों को मैंने 200-200, 300-300 रुपए महीने के ट्रीटमेंट में दोस्तों, 6-6 महीने, 7-7 महीने में, जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, फिर से पहले जैसे 50-50 किलो का वजन उठा के खेत में काम कर रहे हैं, इस लायक बना दिया बिकॉज ऑफ दिस टू प्रोटोकॉल्स। बस आपको आना चाहिए कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव करना है, ये आपके गट्स है। जब फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल पैथोलॉजिकल प्रोसेस को आप समझ जाएंगे, आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि कौन सी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, कहां पर किस रूप में काम कर रही है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ऑफकोर्स यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये छोटी सी गणित आपको समझ में आ गया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मसल्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मसल्स, हमने ये बोन की बात की, अब हम मसल्स की बात करते हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो मसल्स के लेवल पर जानते हैं, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, जब भी आप मसल्स के लेवल पर जाएंगे तो सबसे पहला नाम आएगा आपको S5, सबसे पहला नाम S5 और C5 का आता है, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, S5, C5, L1, A3, F1, WE, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं दोस्तों, जो डायरेक्टली आपके मसल्स RE, है ना, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब आप कहीं पर भी किसी लेवल पर काम करोगे तो आपको अलग से समझ में आएगा। जैसे मैंने टेंडन में कहा C3F1, है ना, टेंडन जब मसल्स का और नर्व का कोऑर्डिनेशन होता है, मसल्स किसी भी नर्व को कहती है कि भाई ये सेंसेशन है, तो ये सेंसरी सप्लाई हो गई, और ब्रेन कहता है नहीं ऐसा करो,
ये मोटर सप्लाई ब्रेन से आ रही है, मोटर स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, सेंसरी और स्पाइनल दोनों, मतलब मोटर और सेंसरी दोनों स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब मसल्स के लेवल पर, टेंडन के लेवल पर काम आएगा तो ये प्रोसेस सबसे बेस्ट होगी C3F1L1W, है ना। लेकिन जब आप वहां पर स्केलेटल मसल्स की बात करोगे आपके पूरी बॉडी की, तो आपको हमेशा याद रखना है S5 C5। बॉडी की जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है सब पर S5 C5 का रोल है, सब पर रोल है ना। तो मसल्स में अगर पेन हो रहा है तो क्या करोगे आप, है ना, बहुत सिंपल सा है, S5 C5 A2 L1 F1 RE या Y। आप इसको नेगेटिव करके दे दो D6 में। यदि स्ट्रेंथ देना है, ताकत को इमीडिएट रिलीफ देना, RE दो, और अगर एक्सटर्नल करना है तो Y दो, है ना, इमीडिएट रिलीफ हो जाएगा दोस्तों। पेशेंट खुद बोलता है कि साहब मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत ब्रिलियंट काम कर रहा हूं, है ना। याद रखना दोस्तों। इसीलिए जब मसल्स को आप काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े करते हो और उसका एग्जामिन करते हो, तो बहुत सारी नई चीज निकल कर आती है। आप बोलोगे इपीमाइसियम निकल कर आ रहा है ना, आप बोलोगे ब्लड वेसल से नर्व निकल के आ रही, आप बोलोगे पेरीमाइसियम निकल के आ रहा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जब सुपरफिशियल होता है तो इपीमाइसियम होता है, और सुपरफिशियल पर क्या काम होता है, S5 C5 का। याद रख लेना, भूलना मत। S5 C5 L1 मेनली सुपरफिशियल मसल्स के लेवल पर इपीफाइशियम पे बहुत ब्रिलियंट काम करता है, लेकिन जब पेरीमाइशियम की बात होती है, डीपली स्ट्रक्चर मसल्स का डीपली स्ट्रक्चर होता है, तब वहां पर S3 C3 F1 का रोल होता है। याद रख लेना, है ना। जब ऊपर की बात कर रहे हो इपीमाइसियम की, तो वहां पर आपको S5 C5 का रोल नजर आएगा, लेकिन अंदर डीप में जाओगे, पेरीमाइसियम के लेवल पर जाओगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो S3 C3 F1 का रोल नजर आएगा। लेकिन अगर आप यहां इस मसल्स के अंदर पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स की तरफ जाओगे, तो अब क्या करोगे, है ना। अब यहां तो आप कंफ्यूज हो गए, कोई बोलेगा A1 दे दो, कोई बोलेगा A2 दे दो। मैं आपको सीधा कहूंगा यहां पर S10 A3 F1 को याद कर लेना। याद रखना, S10 A3 F1 को याद कर लेना। यू आर द टॉपर टू क्योर एनी एंड एवरी डिसीज। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि S10 A3 F1, S10 क्या है, S1 F1 का कॉम्बिनेशन। उस S10 में S1 और F1 के प्लांट्स मिले हुए हैं कुछ, ठीक है, और वो प्लांट्स वो मिले हुए हैं जो न केवल न्यूरोलॉजिकल काम कर रहे हैं, इवन डीप में बहुत सॉफ्ट रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए S10 A3 F1 को अगर आप देते हो ना, मैजिक हो जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो इस मसल्स के अंदर जो नर्व होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, दोनों S10 F1 A3 के अंतर्गत आ जाते हैं। आप करके देखिएगा, आपके रिजल्ट 2 गुना बढ़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप स्केलेटल मसल फाइबर की बात करते हो, यानी आप केवल स्केलेटल मसल फाइबर की सेल्स की बात करते हो, तो ये जो S10 A3 है ना, ये डायरेक्टली काम करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के जो सिंगल सिंगल फाइबर होता है, सिंगल सिंगल धागा, फाइबर क्या होता है, गुच्छा होता है धागों का, है ना। तो यहां पर अगर सिंगल सिंगल लेवल पर जाओगे दोस्तों, तो आपको बेसिकली याद रखना है S10 A3 से बेटर कुछ नहीं। S10 और A3, S10 एंटी इन्फेक्शियस होता है, न्यूट्रिशन वाला होता है, A3 भी वही गुण करता है। इसीलिए S10 जो होता है, S1 और S10 में यही डिफरेंस है। S10 किसी भी लेवल पर वहां पर पूरा आपके मेन ऑर्गन्स पे काम करता है, यूनिवर्सल रेमेडी, लेकिन S10 स्पेसिफिक इंटेस्टाइन के लिए बनाया गया है, इसलिए न्यूट्रिशन के लिए बनाया गया है। जिस लेवल पर नर्व के और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हम क्या बोलते हैं, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, S10 दोनों काम कर रहा है। यहां पर न्यूट्रिशन के एडॉप्टेशन पर ब्रिलियंटली काम करता है। इसलिए ये जो प्रोसेस आप तय करेंगे, आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे तय करिएगा और डिसाइड कीजिएगा, अगर मैं मसल्स के लेवल पर गलत हूं तो मुझे गलत साबित करके बताइएगा। ये ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ये केवल और केवल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल बिहाफ पर तय किए हुए। अब ये आपके गट्स होते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम लोग थीसिस पढ़ते हैं, पूरे 115 प्लांट प्लस हमारा जितना मेडिसिन है 60 प्लस मेडिसिन का हम नॉलेज पढ़ते हैं, और नॉलेज के अकॉर्डिंग मेडिसिन वहां तय करते हैं, तब हमारे प्रोटोकॉल निकल के आते हैं कि हाँ दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। हमारा वो बेस्ट एक्सपीरियंसेस है वो हमारे सामने आता है ना। लेकिन अभी क्या चल रहा है ना, मार्केट में जो प्रोटोकॉल बताएगा वो बेस्ट, ठीक है, मैं नहीं बताता दोस्तों, प्रोटोकॉल मेरे पास है ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, प्रोटोकॉल मेरे पास नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मैं केवल और केवल थीसिस निर्धारित करता हूं और उस थीसिस के अकॉर्डिंग बताता हूं, ताकि आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़े दोस्तों। आप खुद बनाओ प्रोटोकॉल, आपका खुद का होना चाहिए प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज बताई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड के लेवल पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लेवल पर। हमने बहुत इजीली समझा, हमने हर प्रकार के फंक्शन को समझा। हमने यहां पर 2 सिस्टम को समझना है। पहला सिस्टम हमने यहां पर ये समझा कि नीचे से आपके इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये लगातार आपकी बॉडी का गंदा ब्लड यहां लाता है। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां लाया, यहां से वॉल के माध्यम से यहां आया, यहां से दोनों लंग्स में गया, प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाई होकर यहां आया, यहां से यहां आया, और यहां से आपके पूरी बॉडी में ये एक एओर्टा निकला। इसने ये ऊपर लिम्ब को 3 चैनल दिए, और इस 3 चैनल देने के बाद इसके पीछे से ये नीचे की तरफ आया और बायफरकेट होकर 2 सिस्टम बनाकर राइट और लेफ्ट लेग्स की तरफ चला गया, ठीक है।
ये है असेंडिंग एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा, ये एब्डोमिनल एओर्टा, ये आपका 2 बार में रीनल आर्टरी के बाद में यहां से 2 बार राइट एंड लेफ्ट लेग्स के लेवल पर चला गया। ठीक है, अब यहां पर महत्व ये नहीं होता है कि सर्कुलेशन की क्या प्रोसेस है, महत्व ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार से वर्क होना है तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होना है। यानी आपको वहां पर आरबीसी को याद रखना है, डब्ल्यूबीसी को याद रखना है, प्लेटलेट को याद रखना है ना, यही चीज है आपके लिए। ठीक है, आपको यही याद रखना है। क्यों ऐसा, क्यों ये 3 को ही क्यों याद रखना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट? बिकॉज आपके बॉडी में जितनी भी गतिविधि सर्कुलेशन के प्रोसेस से हो रही है, अर्थात आपकी बॉडी में जब किसी भी लेवल पर न्यूट्रिशन को पहुंचाना है या वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट को लेकर बाहर निकालना है, वहां पर यही काम करेगा। लेकिन ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? अगर आप कह रहे हो कि भाई एक्यूट डिसीज है, सब एक्यूट डिसीज है और क्रॉनिक डिसीज है, इसका क्या लेना देना? आपका लेना देना है दोस्तों। क्यों लेना देना है? आप डब्ल्यूबीसी के लेवल पर बता दोगे कि यार इसको एक्यूट डिसीज है, सब एक्यूट है या क्रॉनिक डिसीज है। आप बता दोगे कि भैया सैंग्वाइन टेम्परामेंट का है इसलिए इसको एक्यूट डिसीज हो रही है, ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है इसलिए इसको सब एक्यूट डिसीज हो रही है। लेकिन जब क्रॉनिक में चला जाएगा तब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आपको पता है 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम जो होता है दोस्तों, यहां पर आपका नॉर्मल काउंट होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अगर 11000 से ऊपर चला गया आप बोलोगे साहब एक्यूट कंडीशन है। लेकिन जब डिफरेंशियल काउंट किया जाता है तो वहां पर भी डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरह की होती है। जैसे आपका न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, बैसोफिल हो गया। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या बताते हैं? एलर्जिक हुआ तो इयोसिनोफिल, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड हुआ तो बैसोफिल, आपकी बॉडी में कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है लिम्फोसाइट, अगर बहुत ही सीवियर डीपली सीटेड डिसीज होता है मोनोसाइट, लेकिन अगर एक्यूट कंडीशन है न्यूट्रोफिल। आपका 4000 से 11000 के बजाय 22000 आ रहा है, न्यूट्रोफिल 77 आ रहे हैं या 78 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, भाई नॉर्मल तो यहाँ पर 70 के आसपास होता है, अब ये 70 से ऊपर चला गया, आप बोल सकते हो कि नहीं साहब यहाँ तो एक्यूट इन्फेक्शन है। अब उसी के विपरीत एक ल्यूकीमिया का केस है, एक टाइफाइड का केस है, आपका डब्ल्यूबीसी 4000 के अंदर चला गया है ना। अब न्यूट्रोफिल आ रहा है आपका नॉर्मल या आ रहा है आपका 81, यानी 4000 से नीचे चला गया, यानी बहुत एक्यूट कंडीशन है, बहुत डेंजरस कंडीशन है, और एक्यूट कंडीशन में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है। लेकिन जितनी भी ये प्रोसेसेस होती है, अगर एक्यूटली आती है तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये क्रॉनिक में होता है। अब क्रॉनिक जितनी भी, अब क्रॉनिक में हुआ, एक्यूट हुआ तो आप मान लो घबराओ मत, आप बहुत जल्दी काउंट बढ़ा दोगे, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर क्रॉनिक में हुआ जिसमें डब्ल्यूबीसी यहां पर कम हुए लेकिन न्यूट्रोफिल ना बढ़ा, लिम्फोसाइट बढ़ गया, लिम्फोसाइट 40 से 45 होता है, मान लो 80 85 90 पहुंच गया, क्या करोगे आप? है ना, ये बहुत बड़ा कंसीडरेशन होता है जो हमारी इन 3 प्रोटोकॉल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के ऊपर निर्धारित होता है। हम बहुत इजीली टेबल प्रैक्टिस में इसको कवर कर सकते हैं, बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, है ना, आपके पास मैंने बहुत ब्रिलियंट हथियार दे रखे हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को थोड़ा सा समझ हो तो आप, मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने लिम्फो बूस्टर, पावर बूस्टर, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक दिए है। ठीक है, उसका साइंस क्या है, क्यों काम करते हैं, कैसे, मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वो मेरे मास्टर हथियार है। लेकिन याद रखना, यदि डब्ल्यूबीसी पे काम करना है तो आपको हमेशा प्रोटोकॉल्स पे निर्धारित कीजिएगा। आप यहाँ पर L1 A2 W का रोल है, इसलिए आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि लिम्फो बूस्टर क्या काम करता है। ठीक है, प्लेटलेट के ऊपर आप जब काम करते हो तो S1 A3 L1 का रोल है ना, आप समझ जाओगे कि जनरल टॉनिक क्या काम कर रहा है और वो किडनी के लेवल पर कैसे काम करता है ना, एरिथ्रोसाइट को कैसे रिलीज करता है। ठीक है, आरबीसी के लेवल पर जाओगे तो S1 A1 और RE का प्रोटोकॉल यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, S1 A1 RE, ये अब आपके आरबीसी को बढ़ा देगा, है ना, और यही मेडिसिन नेगेटिव में दोगे आरबीसी को घटा देगा, वहां आरई की जगह वाई करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको क्यों बता रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं कि जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं ना तो आपका दिमाग नहीं काम करता, आपके मन में ये कि यार मैंने उसको ये प्रोटोकॉल दिया था, काम कर जाएगा, मैं भी दे दूं उसको, है ना। गलत, हर आदमी का लेवल अलग होता है, हर आदमी के लेवल पर कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी को किडनी की प्रॉब्लम हो, है ना, बोन मेरो की भी हो सकती है, स्प्लीन की भी हो सकती है, लीवर की भी हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर हीमोग्लोबिन बन रहा है, बोन की भी हो सकती है, थैलेसीमिया के लेवल पर, है ना, आपको आइडिया होना चाहिए। और ये पूर्ण रूप से डिपेंड करता है पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी कॉम्बिनेशन अगर आप निकाल के लाओगे ना, यू कैन डू इट, आप बहुत इजीली कर जाओगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं और 3 चीज बोलूं, यदि मैं C4 RE WE इनको मोर पॉजिटिव में बता दूं आपको, आप मोर पॉजिटिवली दे दो उसको, आपका एच भी इंक्रीज होने लग जाएगा। केवल हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, केवल आप यहां पर C4 RE W को मोर पॉजिटिव दे दो, आप देखो बहुत तेजी से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाएगा। वाई, ऐसा मैंने क्या बता दिया आपको जिससे हीमोग्लोबिन आपका इतना फास्ट बढ़ेगा? आपको सोचने की जरूरत है मित्रों, ये वो चीजें हैं जिनको बारीकियों से समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि C4 RE और W, C4 क्या करता है, सिंपल सा, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाता है। आयरन और कॉपर कहां होता है, जिंक कहां होता है, मिनरल है ना, अगर आपकी बॉडी में इनकी कमी होगी तो क्या करोगे आप, बताओ मुझे, है ना। तो याद रखना, आरबीसी बढ़ाना है तो S1 A1 RE का प्रयोग करना है आपको, करेक्ट।
यही बात है ना, S1A1 आ रही, ठीक है। आप अगर किसी को S5 C4 A1 F1 WE D2 बेस स्पाइनल ऑयल बनाएंगे और इस स्पाइनल ऑयल को आप गाढ़ा गाढ़ा पेंट स्पाइनल कॉर्ड पे कर देंगे, आप देख लीजिएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है ना। इंटरनल मेडिसिन मत देना, आप ट्राई कर लेना पहले, मेरी बात को प्रूफ करना, उसके बाद आप उसको S1A1 आरी देना, ठीक है। यानी पावर बूस्टर, पावर, एनर्जी कैसे जनरेट कराते हो, है ना। आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि एनर्जी कैसे जनरेट होती है, कौन सा पार्ट होता है सेल का जो एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। ये बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों, बस हमें मोटिवेशन चाहिए। जी यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये चीजें मोटिवेशन के लेवल पर आती है, जब हम इस चीज को समझेंगे ना पैथोफिजियोलॉजिकली इनका वर्क क्या है, तब हम लोगों का टॉप क्लास रिजल्ट सामने आएगा। एकाएक नहीं आता दोस्तों, वर्क करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये WBC आप कई केसेस में देखेंगे आरबीसी बड़ी हुई होती है। अब कौन कौन सी डिसीज होती है बात का मैटर मैं बताऊंगा आपको। जब बड़ा हुआ होता है तो यहां पर कम है तो S1A1 आ रही, जब ज्यादा है तो यहां पर वाई करके उसको नेगेटिव में दो, जितना नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है। WBC बड़ा हुआ है, आप यहां पर L1A3W से न्यूट्रल कर सकते हो WBC को, लेकिन यदि मोर पॉजिटिव दोगे कम होगा तो बढ़ जाएगा। अगर मोर नेगेटिव करोगे तो याद रखना केवल P4 के साथ L1A3W दे दो, आप दोनों को नेगेटिव करके दो। आप कैसे करोगे, 15-15 ml का डिस्टिल वाटर ले लो, एक एक ड्रॉप इनकी और एक एक ड्रॉप उनकी डाल दो, P4 अच्छी तरीके से मिक्सअप करो, 2-2 बूंद दिन में 4 टाइम। जब भी बड़ा हुआ WBC होगा ना फट से नीचे आ जाएगा, ठीक है, तुरंत नीचे आ जाएगा। अब P4 क्यों यूज किया आपने, कभी सोचिएगा आप, रेस्पिरेटरी ट्रैक से क्या लिंक है, सोचिएगा दोस्तों आप, है ना। आपको यहां पर प्यूरिफिकेशन के लेवल पर जाओगे तो ऑक्सीजन आना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, ये दो मकसद आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए P4 आपको यहां पर रिलैक्स करना पड़ेगा दोस्तों, और रिलैक्स किस पार्ट को करना पड़ेगा, आपको हाइपर वेंटिलेशन हाइपो वेंटिलेशन के लेवल पर जाना पड़ेगा, आपको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस समझना पड़ेगा, लंग्स के द्वारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के फंक्शन को समझना पड़ेगा, आपको लीवर के और किडनी के फिल्ट्रेशन फंक्शन को समझना पड़ेगा। आप समझ जाओगे कि हमने P4 से क्या किया। भाई वर्मन क्या करता है आपको पता है, वर्मन पेट में डालोगे तो आपका पेट दर्द बंद कर देगा, A3 वर्मन ऐड करा तो इन्फ्लामेशन दूर कर देगा, आपने और नेगेटिव गए तो एलर्जी दूर कर देगा, ठीक है। आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ोगे ना तुरंत आपको समझ में आएगा। कोई भी मेडिसिन इलेक्ट्रोमेपैथ की जितनी है, सारे लोग बोलते हैं, जो लोग D4 D5 D6 प्रैक्टिस करते हैं वो खुद भी साइमल्टेनियसली नेगेटिव मेडिसिन यूज करते हैं, लेकिन उनका देने का तरीका क्या होता है, वो कहते हैं लाइटर डायल्यूशन दे दो, अर्थात 1 लीटर में 1 ड्रॉप डाल दो। ये क्या हुआ, है ना, बताओ मुझे साइंटिफिकली बताओ क्या हुआ है। वो कहते हैं भाई ये काम कर, एक गिलास में 2 बूंद डाल देना, ये क्या हुआ, ये लगभग 100 to 200 डायल्यूशन के बीच में पहुंच गए, और 1 लीटर में 1 ड्रॉप, मैंने कहा ना सलास को 1 लीटर में केवल 1 ड्रॉप डालकर आप अच्छे से 110 स्ट्रोक मार के पेशेंट को पिला देना, आप देख लेना कितनी जल्दी पेट को साफ करती है। अब सलास ने तो 200 डायल्यूशन के बाद तो दस्त बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने 1 लीटर में 1 ड्रॉप डाल के दिया, वो भी 110 स्ट्रोक, तो ये तो 1000 डायल्यूशन हो गया। उसने तो इमीडिएट दस्त बंद कर देना था, लेकिन दस्त बंद न करके उसने तो पूरा पेट साफ कर दिया, कॉन्स्टिपेशन क्लियर कर दिया। आपने सोचा उसने क्या काम किया, केवल स्लास रेक्टम पे काम कर रहा है, केवल रेक्टम पे, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर रेक्टम से स्टूल को क्लियर कराने का काम कर रहा है। लेकिन आपने जब उसको डाइल्यूट करा तो उसने यहां से काम शुरू करा, एनस तक काम किया, यानी पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं सारे सिस्टम को जोड़ दिया। यार प्रॉब्लम कहां है यार, तुम तो सॉल्व करो, कहीं से भी प्रॉब्लम देखो, अपन को आदेश मिला है अपन कर दो काम, ठीक है, तो वो बॉडी को सारे ऑर्गन को कोरिलेट करेगा, कहेगा कि भाई सामने काम करो, है ना। अब मैं आपको बता दूं, जब स्टार्टिंग की बुकें हमने पढ़ी थी ना, 92 93 में एक बुक पढ़ी थी मैंने, तो जर्मन की एक बुक थी, वो मेरे यहाँ से चोरी हो गई, नहीं तो मैं आपको बताता। मेरी जर्मन की 17 बुकें थी दोस्तों, मैं बहुत मतलब बदकिस्मत हूं कि उस समय मुझे इतना ध्यान नहीं था कि मुझे ऑनलाइन क्लास पढ़ाना पड़ेगा, इनको संभाल के रखूं। कोई पढ़ने को ले गया तो आज तक देखे नहीं गया, है ना। उसमें क्लियर कट लिखा था कि क्लास में 7 to 8 मेडिसिन थी दोस्तों, 7 से 8 मेडिसिन थी क्लास में, और अभी आप क्या पढ़ते हो, केवल 2, एलोसोकोटिना और जेंशियाना लुटिया, आप केवल 2 मेडिसिन पढ़ते हो। लेकिन उस बुक में 7 to 8 मेडिसिन का जिक्र था कि 7 to 8 प्लांट्स जो है जर्मन वाले मेडिसिन में बनाते थे, मिलाते थे, और उससे स्लास का पूरा प्रोडक्शन होता था। लेकिन धीरे धीरे हटा दिया गया, इन्हीं 115 में से, याद रखना, इन्हीं 115 में से वो प्लांट को डिस्कार्ड कर दिया गया, केवल ये 2 प्लांट बता दिए गए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मायने रखते हैं हमारे लिए, लेकिन हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं, ये समझ गया, प्लेटलेट की बात है। कई लोग कहते हैं यार प्लेटलेट कम हो गया, बढ़ ही नहीं रहा। अरे भाई बहुत ईजी बढ़ेगा, बहुत ईजी बढ़ेगा, आपको बढ़ाने आना चाहिए, है ना। S1 A3 L1 बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर C4 RE और WE इनको पॉजिटिव वे में, यहां पर आपने केवल WE यहां RE ऐड कर दिया तो प्लेटलेट बढ़ने लग जाएगा। और इंटरनल आप S10 के साथ S1 A3 L1 इज इक्वल टू S10 इज इक्वल टू एक्सटर्नल कपल, आप ये कराना शुरू करिए। आप लंग्स के लेवल पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, यानी कि S5P1B का प्रोटोकॉल चलाइए, C13 का प्रोटोकॉल चलाइए, आपकी बॉडी में बहुत तेजी से प्लेटलेट बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लीवर से लिंक करता है ना, इसलिए मैं S5 बोल रहा हूं, लीवर से लिंक करता है। लीवर में एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर,
ठीक है, आपको लीवर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, है ना, आप बोन मेरो को स्टिमुलेट कर रहे हो। अब मैं अगर ये कहूं कि आपको S6 भी देना पड़ेगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, लेकिन आप जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किडनी में बहुत इंपॉर्टेंटली एरिथ्रोपोइटिन बनता है, थ्रोम्बोपोइटिन बनता है ना। एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो को जाकर आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एज यूजुअल प्लेटलेट, थ्रोम्बोपोइटिन आपके बोन मेरो में जाकर थ्रोम्बोसाइट को स्टिमुलेट करता है ताकि प्लेटलेट बने, लेकिन इनके स्टिमुलेशन के लिए लीवर का प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जरूरी होता है। अगर वो यहां पर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर निकला तो प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा। एज यूजुअल आपके बॉडी में जब ब्लीडिंग होती है ना, यही फैक्टर काम आता है, तुरंत प्लेटलेट को एग्रीवेशन करा देता है, इकट्ठा कर देता है, और यही यहां पर एक्टिवेट कराता है आपके किडनी के लेवल को कि थ्रोम्बोपाइटिन बनाओ। थ्रोम्बोपाइटिन बना, वहां पर थ्रोम्बोसाइट लगातार बनता रहेगा, प्लेटलेट इक्वल रहेगा। अगर इसकी फिलॉसफी में यानी लीवर गड़बड़ हुआ, किडनी गड़बड़ हुआ, आप मान लो बोन मेरो में प्लेटलेट आपका कम ज्यादा, या प्लास्टिक एनीमिया को याद कर लेना आप, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो साइकोलॉजिकल आपको पैथोफिजियो एनाटॉमिकल लिंक पर नजर आती है। यू आर द बेस्ट, ठीक है। हमें केवल हमारे मॉडर्न साइंस को इलेक्ट्रोमैथ के साथ जुड़ना है, और जिस दिन हम सही बिल्कुल करेक्ट काम करें, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अभी 10% आता है ना, मुझे 10% आता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे यश सर जुड़े, धनशी मैम जुड़ी, शुभांगी मैम जुड़ी, हमारे कई लोग, मलिका मैम जुड़ी, हमारे सुमेश सर जुड़े, वर्मा सर जुड़े, हमारे जितने भाई लोग जो सीनियर लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। आज हमारे नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं पंजाब से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया किडनी फेलियर के लेवल पर, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सर आपने कहा था, मैंने वही लिंक ढूंढी और आज मैं किडनी फेलियर के 24 पेशेंट पे ठीक कर चुका हूं। ठीक है, कि बेसिक। अब अगर मैं यहां पर कहूं, चलो आप जनरली बात करते हो ना कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, मुझे बताओ कैसे करोगे प्यूरिफाई? ऐसा कौन सा कंडीशन है इस चारों लेवल पर जो सबसे ज्यादा ब्लड को प्यूरिफाई करेगा? बताओ आप मुझे, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ब्लड के लेवल पर फोर्स डालेगा, पूरी बॉडी के लेवल पर फोर्स डालेगा कि ये लो मैं शुद्ध ब्लड ला रहा हूं? ऐसा कौन सा हार्ट का पार्ट है? भाई शुद्ध ब्लड तो लेफ्ट वेंट्रिकल ला रहा है ना। अगर आपने यहां से फोर्स बढ़ा दिया तो जो गंदा ब्लड है वो फोर्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताओ आप मुझे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? है ना। आप इधर से फोर्स बढ़ाओगे तो जो अटका हुआ है सारा मटेरियल हार्ट में आएगा। यानी यदि आप ब्लड प्यूरिफाई के लेवल पर काम करेंगे ना दोस्तों, तो याद रखना A1 L1 S1 WE, है ना, A1 L1 S1 WE, ये चार मेडिसिन मेनली काम करती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप पावर बूस्टर को सेकेंड डायल्यूशन में यूज कीजिए, हर प्रकार के ब्लड प्यूरिफिकेशन के लेवल पर यूज कीजिए, आप प्रूफ कीजिए और मुझे बताइएगा दोस्तों कि आपने वाकई में ब्लड प्यूरिफिकेशन के लेवल पर जो फंक्शन बताए वो वाकई में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपकी टेबल प्रैक्टिस पे निर्धारित है दोस्तों। यदि आप टेबल प्रैक्टिस को ना वहां पर वर्क करेंगे तो मेरे को ये लगता है कि यू आर द बेस्ट। क्यों आप बेस्ट हो जाओगे? क्योंकि आपको ये पता लग गया कि आप बॉडी में हर प्रकार के फंक्शन को निर्धारित करते हुए सीख रहे हो। क्यों? अगर आप यहां पर प्यूरिफिकेशन के लेवल पर बात कर रहे हो, मैं इसलिए बोला कि अगर आप एनर्जी पे बात करोगे तो फिर कैसे करोगे? ये आपने ब्लड प्यूरिफिकेशन के लेवल पर बात किया, लेकिन जब एनर्जी के लेवल पर बात करोगे तब आपको समझ में आएगा हार्ट का फंक्शन, है ना। ऐसी कौन सी 6 मेडिसिन है जो एनर्जी के लेवल पर काम करती है? जी जितेन गुर्जर सर, बहुत बहुत बधाई। जितेन सर ने मैसेज किया है कि अभी तक साल भर हुए मुझसे जुड़े हुए 7 किडनी एट्रोफी के पेशेंट मैंने क्योर किया। हेड्स अप सर, करे जाओ, मेटी जी ब्लेस यू। याद रखना यहां पर एनर्जी डेवलप करना है। अब एनर्जी डेवलप करना, अभी हमने कहा भाई प्यूरिफिकेशन में A1 का रोल है, तो यहां एनर्जी के लेवल पर क्या आएगा भाई, है ना। एनर्जी के लेवल पर जब आप काम करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप बता रहे हैं S1 A1 आ रही, थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए आप इसमें, ठीक है। कैसे मैं आपको बताता हूं, 1 बाय 1 बताता हूं ना, आप प्रोटोकॉल्स देखते जाइए। एनर्जी की बात आएगी तो सबसे पहले आपको A3 सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाए वो सिलेक्ट करना है। तीसरा, आपको जो नर्वस सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, नर्वस सिस्टम के लेवल पर एनर्जी दे रहा है, आपको F1 सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है 3 की। क्या नर्वस सिस्टम से लिंक है? WE। क्या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लिंक है? B। क्या स्ट्रेंथ देने की जरूरत है? RE, ठीक है। तो जब आप किसी सेल के लेवल पर बात करेंगे, हमारी सेल कई स्ट्रक्चर को कंटेन करती है ना। इस सेल की मेम्ब्रेन इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीधे न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये राइबोसोम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं
तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा कहलाता है ना? ये गोल्गी एपरेटस है, ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको ये पता करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे मैं डायरेक्टली कौन सी मेडिसिन वर्क करा सकता हूं, है ना? डीएनए आरएनए पे तो फट से बोल दोगे वेन वन काम करती है, यू आर करेक्ट 100%। बट माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क देखना है, व्हाट इज द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? पावर हाउस एक ग्रिड है, अब वो पूरा का पूरा ग्रिड देखो, पूरे गांव को बिजली की सप्लाई करता है। अगर जरा सा प्रॉब्लम हुआ तो ग्रिड के अंदर फ्लक्चुएशन हो जाता है, वहां पर उसका फेस उड़ जाता है। अपने घर में देखो, सब क्या लाइट चल रही है, मेरे यहाँ फेस उड़ गया, क्यों? क्योंकि आपका लोड बढ़ा, है ना? याद रखना, यही चीज आपको प्रत्येक सेल के लेवल पर भी देखना है। सेल का जो फंक्शन होता है वो इन्हीं लेवल पर डिपेंड करता है कि ये सेल है, सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल्स है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, सेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना? ये पोर्स होते हैं। जब यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड होता है, ये टिश्यू फ्लूइड में मान लो ये ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ से ऑक्सीजन आया, न्यूट्रिशन आया, यहाँ से वेस्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकला, ठीक है? तो एनर्जी ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाएगी, आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन आया, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के माध्यम से इन छोटे छोटे पोर्स से सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, हम सब पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है। जब ये पंप्स यहां पर आते हैं तो ये पंप्स यहां से अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के कारण यहां से जो भी मटेरियल आया वो रिसेप्टर, सेल के रिसेप्टर होता है, वो उसको जोड़ लेता है, या फिर डायरेक्ट इस टिश्यू फ्लूइड से डिसॉल्व होकर पर्टिकुलर आपके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। लेकिन जब अंदर उपयोग होता है तो यहां पर ये डीएनए आरएनए जो रूप में अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रस्तुत करता है, और वो आरएनए यहां पर एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये क्या करते हैं, यहां पर मैसेज लाते हैं राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम को कहते हैं आपको यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करना है, अभी की अभी एनर्जी जनरेट करना है। ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस यहां पर पर्टिकुलर अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी का लेवल यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्योरली एनर्जेटिक रूप में कन्वर्ट करता है। आपको याद हो एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है? तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यहां पर जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस गोल्गी एपरेटस में आकर स्टोर हो जाता है। जब भी बॉडी को जरूरत होती है, वैकल्स में कैद हो जाता है, वहां पर पहुंच जाता है। तो आपको ये देखना है, इतने सारे फंक्शन जो मैंने बताए, ये लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपके बॉडी में अगर मान लो ऑक्सीजन कम है तो क्या करोगे आप? दो मेडिसिन हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं, S10P1 याद रखना, मैंने अभी बताया था आपको, यहां भी बताया था प्लेटलेट पे, है ना? कभी भूलना मत, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेगी, आपके लंग्स और ब्रेन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करेगी S10P1, कभी मत भूलना। इसलिए मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के हर डिजीज में S10P1 की ग्लोबल्स देता हूं, है ना? याद रखना, 5 से 10 किलोग्राम MMP ग्लोबल्स हर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसीज में देने के कारण मेरे पास खत्म होती है। आप सोच लीजिए इस बात को, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए A3 हार्ट से रिलेटेड आपको मैंने जो सिस्टम बताया पूरा वर्क कर रहा है। P1 यहां पर स्पेशली आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, नर्व को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि यहां पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन, अर्थात सेल के अंदर जो गतिविधि हो रही है, कम करना है या बंद करना है, इन्हें स्टिमुलेट करना है या उसको स्टॉप करना है, दोनों काम यहां पर साइमल्टेनियसली होते हैं। यानी एक कहेगा कि भाई यहां काम कम है, अब काम बढ़ाओ, काम बढ़ गया, यानी सेल की एबनॉर्मल एक्टिविटी, हाइपर और हाइपो वाला काम, ठीक है? यहां पर बैलेंस करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये नर्वस सिस्टम को, यदि यहां पर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो A3, P1, F1W पर्याप्त है दोस्तों हर प्रकार की एनर्जी के लिए। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई कम आ रही है तो क्या करोगे, है ना? B8 कर दीजिए। अगर नर्व की सप्लाई सिंपैथेटिक लेवल पर प्रॉब्लम है, W8 कीजिए। यदि ब्लड सप्लाई कम हो रही है, B8 कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं साहब, यहां तो इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ ही कम है ना, इसकी स्ट्रेंथ ही कम है, इम्यूनिटी बहुत कम काम कर रही है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल बहुत कम काम हो रहा है, इसका सेल बहुत कम काम कर रहा है, सीधा आरी कर दो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं S1A1RE, S1A3RE बहुत जबरदस्त काम करता है। उन लोगों में जिनमें बीपी नहीं होता है, S1A1RE दीजिए, है ना? इसीलिए यहां A3 को शामिल किया है। यदि किसी को बीपी हो तो घबरा जाओगा, आपने गलती से दे दिया तो, इसलिए मैं यहां A1 कम बताता हूं, लेकिन बताता हूं कि S1A1RE दे दो, सबसे बूस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा ताकत पैदा करने का काम S1A1RE करता है। अगर आपने D1 में ग्लोबल्स बना के दे दिया ना, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, जिस आदमी का बॉडी नहीं बन रहा, कोई दूसरी मेडिसिन नहीं, नथिंग, केवल एनर्जी प्रोवाइड कराइए, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रेंथफुल काम करेगी। S1A1RE D1 ग्लोबल्स, ठीक है? आप अगर D3 D4 में देंगे वो काम नहीं मिलेगा, आप D1 ग्लोबल्स देकर देख लेना, मैं टॉप क्लास यहां पर रिजल्ट ले रहा हूं, ठीक है? दूसरा, यदि आपने A3, P1, F1RE यूज कर दिया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खूब बढ़ जाएगी, पूरा ब्लड बहुत अच्छे से काम करेगा, पूरा हार्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। यदि हार्ट काम करेगा तो याद रखना दोस्तों, ब्लड ऑटोमेटिक बहुत अच्छा बनेगा, और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत होने। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि जैसे मेरी अच्छाई है कोई सी, तो मेरी अच्छाई केवल कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन मेरी बुराई अगर एक मैंने गलत किया ना, तो सारे लोग पूरे दुनिया में फैला देंगे। ऐसे ही हमारे कुछ इलेक्ट्रोमेपेड डॉक्टर्स भी हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों, अच्छाई के बहुत कम दिन होते हैं, बुराई के ज्यादा दिन होते हैं। मतलब अच्छाई 100 दिन में आपको बनती है, बुराई 1 घंटे में बन जाएगी, याद रखना। इसीलिए यहां भी वही रूल लागू होता है,
जो ब्लड होता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी होती है। याद रखना, ब्लड की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। इसीलिए मैं ये प्रोटोकॉल आपको बताया, है ना, और इसीलिए मैंने आपको ये 3 चीजें बताई। यदि नर्वस सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, डब्ल्यू का प्रयोग कीजिए। आपको लगता है नहीं ब्लड सर्कुलेशन कम है, हीमोडाइल्यूशन है, एनीमिक कंडीशन है, बी का उपयोग कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं साहब इसको तो फिजिकल, मेंटल, शारीरिक सारी कमजोरी है, आर का प्रयोग कीजिए। आप A3P1 F1 आर का प्रयोग करते हैं, ये टॉप क्लास एनर्जेटिक फैक्टर होता है, पूरी बॉडी में एनर्जी भर देगा। दोस्तों आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, बहुत ज्यादा मॉडर्न साइंस लेकर आता है, बहुत पेन किलर, बहुत सारी एंटीबायोटिक, तरह तरह की चीजें लेकर आता है, आप क्या करते हो? आपको 2 चीज करना चाहिए। पहले हर प्रोटोकॉल में एनर्जी देना चाहिए, 5 डेज की एनर्जी दे दीजिए आप उसको, 10 ग्लोबल्स एवरी हावर। जो पेशेंट कहता है मुझे बहुत कमजोरी लग रही, प्रूव करके देख लेना, ठीक है, प्रूव करके देख लेना, 5 दिन देना आपको। पेशेंट वो अरे क्या एनर्जी डाल दी आपने साहब, बहुत ताकत आ गई मुझे। इसलिए याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, जिन चैनल्स के माध्यम से आप तुरंत 5 दिन में रिजल्ट। इलेक्ट्रोमेपैथ में होता क्या है, आपको मेडिसिन अगर किसी पेशेंट को आप दे रहे हो और उसके सिम्टम अगर आके रुक गए, इसका मतलब मेडिसिन सही है लेकिन डायल्यूशन गलत है। आपको उसको या तो मोर पॉजिटिव करना या मोर नेगेटिव करना, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को आपने मेडिसिन दिया और उसकी तकलीफ बढ़ गई, अरे आपको खुश होना चाहिए, उससे मेडिसिन वापस ले लो। उसको कहो मेडिसिन बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन हमने आपकी बॉडी के आपके कहने के हिसाब से मेडिसिन बनाई थी, वो गलत है। यानी आपकी बॉडी या तो बहुत नेगेटिव काम कर रही है या बहुत पॉजिटिव काम कर रही है। तो आपने डोज क्या दिया, मान लो अगर आपने किसी को D4 दिया और D4 देने से एग्रावेशन हो गया, मतलब सिम्टम एकदम से बाहर आ गए, इसका मतलब मेडिसिन करेक्ट है लेकिन आपको नेगेटिव जाना था, आपने उसको पॉजिटिव दे दिया, है ना। कई बार ऐसा होता है हम लोग नेगेटिव मेडिसिन देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। कई बार नेगेटिव मेडिसिन देने से अचानक, जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, एक को मैंने C1 A1 F1B दिया था 200 डायल्यूशन में, उसका मेंसेस सप्रेस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां पर C1 A1 F1Y को D4 कर दिया, ठीक है। यहां पर B था, यहां पर मैंने Y कर दिया, D4 कर दिया। 2 दिन के बाद मेंसेस आ गया, खुल का आ गया, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव का लेवल यहां पर अगर आपको तय करना है तो किस रूप में करना है। ये नेगेटिव, मैं हमेशा कहता हूं 19, 147 और सेंटीसिमल, यानी कि हाइपोटेंसी 147 के हाफ सेंटीसिमल, ये वो प्रोसेसेस हैं दोस्तों जिसको समझना पड़ेगा। और बगैर इसको शामिल किए मैं नहीं मानता कि इलेक्ट्रोमेपैथ रिजल्ट ले पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, है ना। अब ये अलग तरीका है, आप उसको बैक पोटेंसी कह रहे हो, उसको हाइपोटेंसी कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, लेकिन तरीका वही है। आप एक तरह से कह रहे हो कि आप 1:9 का रेशियो फॉलो करो और फिर कहते हो कि यही 30 ml में 2 ड्रॉप डाल दो, 1 ड्रॉप डाल दो। ये कौन सी टेक्निक है? साइंटिफिक वे में बताइए मुझे कौन सी टेक्निक है। यानी आप मेडिसिन को वही पोटेंसी ही बना रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, लाइटर कर रहे हो। भाई इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, चीज वही है, लेकिन जब आप साइंटिफिक वे में गवर्नमेंट के सामने जाएंगे आपको शामिल करना पड़ेगा, आपको हर चीज बताना पड़ेगी कि आपने जो रिजल्ट लिया वो कैसे लिया, आपको फिजियो एनाटॉमिक बताना पड़ेगी, आपको ऑर्गन के काम आपकी मेडिसिन के काम को मैच करके बताना पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। मैं भी गलत हो सकता हूं दोस्तों, जरूरी नहीं, है ना। डाइल्यूशन बेस्ट सबसे बेस्ट, यानी डिस्टिल वाटर बेस्ट सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है, लेकिन मेडिसिन का पावर लगना चाहिए तो बेस्ट, अन्यथा रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमने देखे हैं दोस्तों। एमएमपी ग्लोबल सबसे बेस्ट, लेकिन हर जगह पे हम हमेशा एक चीज याद रखना, हर चीज, हर जो टेक्निक होती है हर जगह 100% नहीं है, कहीं ना कहीं 10% लूप होता है। उस 10% में आप ये टेक्निक, जब 19 से रेशियो नहीं मिला 147 लेकर देख लो, 147 से नहीं मिला आप हाइपोटेंसी लेकर देख लो, हाइपोटेंसी से नहीं मिला एमएमपी ग्लोबल, डेफिनेटली ये 4 में से एक जगह रिजल्ट है। अब हम नहीं कर पा रहे, हम उसको मैच नहीं कर पा रहे दोस्तों। अभी मैं 10% समझा हूं, लेकिन उस 10% में आज मेरा 30 पेशेंट पर डे का रेशियो पहुंच गया। एक समय जब मैंने बहुत छोटी जगह में हूं दोस्तों, 19,000 की पॉपुलेशन है, केवल 19,000, ठीक है। मेरे पास ऑल इंडिया के पेशेंट आते हैं, सैटरडे संडे मेरे पास स्पेशली डॉक्टर सीखने आते हैं, और साथ में कैंसर के पेशेंट्स मेरे पास जो पूरे इंडिया से आते हैं, मैं उनको दिखाता हूं और सारी चीज उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं, देखो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद ये है आप लोग उस काबिल बन जाइए ताकि एक एक जिले में हम लोग एक एक, मेरे जैसा व्यक्ति आप बन जाइए और एक एक व्यक्ति किसी को गाइड करना शुरू करिए। आपके पेशेंट कोई नहीं सुनेगा, आप टॉप मोस्ट है दोस्तों, यू आर द टॉपर, ठीक है। लेकिन हमें जब तक इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर को अपडेट नहीं करेंगे कभी मान्यता नहीं मिलेगी दोस्तों। होम्योपैथ की भी यही कंडीशन थी, ठीक है। होम्योपैथ डॉक्टरों ने बहुत स्ट्रगल करा है दोस्तों, तब आज मान्यता मिली है ना। अब एलोपैथ, आयुर्वेद और होम्योपैथ 3 साइंस हमारे विरुद्ध खड़ा है ना। कहीं ना कहीं हमें डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, डिमोशन करेगा हमारा, लेकिन हमें उस लायक बनना है, क्योंकि हमारा साइंस तीनों के लेवल पर इन तीनों साइंस को फेल करता है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स को नॉलेज ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। हमारे डॉक्टरों को यहाँ नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। मैं किसी पे हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, हम लोग कभी अपडेट होना सीखे ही नहीं दोस्तों, हम में भी कमियां थी। आज हम 33 साल की प्रैक्टिस में अब हम लोगों को इतना आया है जो हमको पहले से आ जाना था। मॉडर्न साइंस के डॉक्टर को देखो, 1 से 6 महीने के अंदर वो किसी भी नर्सिंग होम में जाते हैं तो क्या प्रैक्टिस उनकी शानदार हो जाती। हम लोग कब करेंगे भाई? हम लोगों का ये समय कब आएगा? क्या 20-20, 30-30 साल के हमारे जैसे बुढ़े लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, हमारे पास 5-7 साल है, जितना देना ले लो, जितना आपको लेना ले लो, उसके बाद कोई किसी को नहीं पहचानता दोस्तों, ठीक है।
आज हम यही रखते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी अनिल बंजारी सर। जी अनिल बंजारी सर। सर जी गुड मॉर्निंग। सॉरी सर जी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून सर। सर जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था।